बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल। मैं हूं नमरा तारिक। एतजाज़ नकी की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी में करूंगी। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल रहा, इन द सेंस के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत हमारे सामने आती रहीं और जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन के हमारे सामने सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की आई वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। ना सिर्फ पाबंदी लगाई जाए बल्कि आर्टिकल 6 के तहत साबिक सदर आरिफ अलवी, इसके अलावा कासिम सूरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के डिप्टी स्पीकर थे, और साथ ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी की जाए। दूसरी जानिब सनम जावेद वाला जो मामला था वो हमारे सामने था, किस तरह वो पहले कुछ केसेस में बरी हुई, फिर साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कुछ रिलीफ उनको दिया गया। जुमेरात तक तमाम तर इदारों को इस बात से रोका गया है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, और साथ ही सनम जावेद को ये रिक्वेस्ट की गई है, ये कहा गया है कि तब तक उन्होंने खामोश रहना है। अगर वो कोई भी बयान वगैरह देती हैं तो अदालत अपना फैसला वापस लेती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी दीगर टॉपिक्स को अपने प्रोग्राम की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। उसामा गाजी थ्रू स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं जी सफीना खान और उमर दराज गोंदल जो कि ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के लाहौर के। तमाम तर मेहमानों को खुश आमदीद भी कहती हूँ। वेलकम एवरीबडी। उसामा, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट की, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, और जिस तरीके से अता तारर साहब की जानिब से एकदम से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और फिर कहा गया कि इस पार्टी पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या इतना आसान है इतनी बड़ी जमात को एकदम से उस पर पाबंदी लगा देना? कतई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। सिर्फ अगर ये हुकूमत के पास इख्तियार होता तो नून लीग सिवाय अपने सब जमातों पर शायद बहुत अरसा पहले पाबंदी लगा देती किसी दौर में। और जब मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे 90 की दहाई के वक्त, ये बात भी थी। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और जाहिर है कि ये तो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जो भी हुकूमत में आता है वो दूसरी जमात को दबाने की पूरी कोशिश करता है, ये खो जाता है। इसीलिए आइन में ये गुंजाइश रखी हुई है कि कोई जमात या कोई हुकूमत किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी वैसे तो हुकूमत के साथ है भी और नहीं भी, तो काबीना ने मंजूरी देनी है और उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रही है। लेकिन क्या वो हुकूमत को रोकेगी, इतना प्रेशर डालेगी कि जी अगर आपने काम किया तो हम आपका साथ छोड़ देंगे? वो भी नहीं करेगी। तो आखिर में जाकर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और अब एक दफा फिर काजी फाइजा साहब के चंद दिन रह गए हैं रिटायरमेंट से पहले, उसमें उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी नून लीग फिर डाल रही है कि जिस तरह बल्ले का निशान छीना था, अब एक दफा फिर कुछ नून लीग के लिए कुछ सहूलत पैदा हो जाए। मुझे नहीं लगता जो इस वक्त माहौल है उसमें नून लीग इस पे कामयाब हो सकेगी। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स जरूर है कि दबाव बढ़ाया जाए और दिखाया जाए कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हुकूमत को इसमें नुकसान होगा। मुल्क की सतह पर भी जाहिर है कि जो आम आदमी के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, अदम इस्तेहकाम मुल्क में मजीद बढ़ेगा। पूरी दुनिया में आप देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर पहले बात जा चुकी है, अमरीकी करारदाद आ चुकी है, तो ये अपना केस और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का केस मजबूत कर रहे हैं कि उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आपने केसेस बनाने आप बना चुके हैं, 2 साल बाद आपको ये सब चीजों का ख्याल आ रहा है कि प्लान पहले से था, लेकिन अब डेस्परेशन है। अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में ना आता तो हुकूमत कभी भी ये कदम करना सोचती। तो ये डेस्परेशन है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और इसमें हुकूमत को लेने के देने पड़ेंगे ही। उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइए, नून लीग का अपना फैसला लगता है आपको? उमर, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? मुझसे पूछ रही है? जी उमर, बताइएगा। मैंने पूछा कि ये फैसला आपको नून लीग का अपना लगता है? अच्छा, एक तो ये फैसला मुस्लिम लीग नून का अपना है या नहीं है, ये बहुत ही मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून का एक डेस्परेट किस्म का फैसला है। हमने माजी में देखा है कि सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगी है, पहली बार नहीं लगी। हमने देखा कि जो अवामी नेशनल पार्टी है वो पाबंदी भुगत चुके हैं और दीगर भी कर चुके हैं। हाल ही में हमने देखा कि तहरीक लबैक के ऊपर भी पाबंदी इवन तहरीक इंसाफ के दौर में लगी थी। आज भी आप जानते हैं कि तहरीक लबैक बैठी हुई इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन भी लड़ा। मुझे नहीं मालूम कि इस फैसले से क्या आप अचीव करना चाहते हैं। क्या आप जजेस को जवाब देना चाहते हैं जो उन्होंने एक लाइन फैसले में लिखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात पहले भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है? इसका एक प्रैक्टिकल जवाब मौजूद है। क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान था? क्या तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन लड़ रही थी? क्या उसको इजाजत थी? इस सवाल का जवाब है नहीं। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने जिसकी हिमायत की वो जीत के लोग आ गए,
और आज भी असेंबली के अंदर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप आजमा चुके हैं इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले पाबंदी लगा के लोग उस फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं। वो एक कहावत है ना कि आप गुलाब को किसी भी नाम से पुकारे वो गुलाब ही रहता है। अब इसी की मिसाल ये है कि आप तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इमरान खान के गिर्द घूमती है, ये एक रियलिटी है। आप तहरीक इंसाफ को सुन्नीतात काउंसिल का नाम दे लें, आप तहरीक इंसाफ को कुछ और नाम दे दें, ये बात इमरान खान की है। हमने उसका 8 फरवरी को देखा है, लोग आजाद थे, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही था, बल्ले का निशान नहीं था, लेकिन इमरान खान उनके साथ खड़े हुए तो लोगों ने एज्यूम कर लिया कि यही तहरीक इंसाफ के लोग हैं। मेरे ख्याल से ये हुकूमत ये बता रही है कि वो खौफ का शिकार है। तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा क्या खौफ का शिकार होगी? उनके लिए क्या परेशानी पहले वाली थी? लीडरशिप उनकी जेलों में है, कारकुनान उनके जेलों में है, जलसा वो नहीं कर सकते, रैली वो नहीं कर सकते, इवन इलेक्शन कैंपेन वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो वो रिजल्ट्स मिले जो वो चाहते थे। लेकिन हुकूमत इस हवाले से वो रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकेगी। मेरा ख्याल ये है कि इससे पहले हमने देखा कि कहीं और लड़ाई तहरीक इंसाफ के साथ चल रही थी, अब तहरीक इंसाफ जरा पीछे है, आप माने या ना माने। अब कुछ और दो जो धड़े हैं वो इस वक्त हमें मुतहारिफ दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर उनमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? आप मिसालें माजी की निकाल लीजिए, क्या मौजूदा हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल है? अगर वो जुडिशरी के साथ लड़ाई नहीं जीत पाए थे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मुशीर इस हुकूमत को बता रहे हैं कि आप ये लड़ाई जीत पाएंगे, इनको उन मुशीरों को तो कम से कम सुबह होने से पहले फायर करना चाहिए। आज हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि हमने मरी वाले इजलास के बाद जो हमारे पास खबर थी वो यही थी कि मंडे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रिएक्शन देना शुरू करेगी, और इतलात ये है कि हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। वो उनका ख्याल ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन वाला मामला आया था, 3 रुकनी बेंच का फैसला था, तो हमने इलेक्शन नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि फैसला 3 रुकनी बेंच का नहीं है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें इवन चीफ जस्टिस का भी है। चीफ जस्टिस भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि जिनके एफिडेविट है, ये 39 नंबर जो वो कह रहे हैं वही लोग सिर्फ उनको सीटें दी जाए, बाकी जजेस ने कहा नहीं, उस गलती जो इलेक्शन कमीशन की है उसको भी दुरुस्त कर लेते हैं। तो मेरी यहाँ पे राय ये है कि जिसने भी हुकूमत को ये मशवरा दिया है उसने बुनियादी तौर पे हुकूमत के साथ जुल्म किया है। आप देखिएगा अब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो उसका हाल क्या होगा? क्या इस मुल्क के अंदर सरमायाकार आएगा जब उसको ये अंदाजा होगा कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के ऊपर आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं? और पाबंदी क्या लगाएंगे? क्या पाबंदी से हासिल क्या करना चाहते हैं? मखसूस सीटें वो तो कम से कम मालूम नहीं पड़ रहा। अगर होता तो आप जजेस को कायल कर लेते। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने आज रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, जो खबरें आ रही हैं, तो सवाल पैदा होता है कि आप क्या जजेस सुकम क्या बताएंगे? आप उन 8 जजेस को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। मैंने उस दिन वजीर इत्तलात के सामने यही सवाल रखा था कि चले उन 3 जजेस का जवाब दे दें, काजी फायज ईसा साहब का दे दें, मंदोखेल साहब का दे दें, या अफरीदी साहब के सवाल का जवाब दे दें कि भाई वो भी तो कह रहे हैं कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो हुकूमत की अपनी सीटें नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की सीटें हैं जो आपको मिली थी और आप उसके ऊपर इतने परेशान हैं। मेरे ख्याल से बुनियादी अगर इसको मैं समराइज करूं तो यूं है कि मुस्लिम लीग नून ने 8 फरवरी को वो जो नारा लगाते हैं ना कि हमने रियासत बचाई और सियासत कुर्बान की, उन्होंने हुकूमत नामी एक कंबल ओढ़ा था, अब वो उस कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम कंबल के साइज को छोटा करें और पंजाब तक महदूद कर लें, विफाक वाले कंबल से जान छुड़ा लें। ऐसा नहीं होगा। अब ये ऐसा नहीं होता। अच्छा उमर आप भी हमारे साथी माजरत के साथ उमर आपको इंटरप्ट किया है। तारिक अजीज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ शो में, और आपकी तरफ आती हूँ। ये बताएं कि आप भी क्या उमर दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि माजी में भी अगर कोई हुकूमतें या कोई अगर कोई भी डिक्टेटर्स भी इवन अगर जुडिशरी के अगेंस्ट गए तो वो कामयाब नहीं हो पाए? अभी हम लोग जो गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी देख रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएगा? बल्कि गवर्नमेंट ने अगर तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, उसके बदले में उल्टा ये हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बेनिफिशियरी बनने जा रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सियासी जमातों पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये पाकिस्तान में पहले भी लगी है, अयूब खान साहब ने भी लगाई थी, ज़ियाउल हक साहब ने भी लगाई थी, बैन किया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब एक मरतबा फिर PTI को बैन किया गया है। इस पाबंदी का जो है थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदी लगी तो उसके ऊपर कोई ऐसा गद्दारी का नहीं था, कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाने का, कोई आइन तोड़ने का, कोई जलाओ गिराने का। अभी जो आज इन्होंने हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है तो उसके लिए वो
ठोस वजूहत मौजूद हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन इसका इम्पेक्ट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। सियासी जमातों को जब भी आप पाबंद करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाती हैं, तो उनको सिस्टम से आउट करने की कोशिश करते हैं, ना उसका मुल्क का कोई फ़ायदा होता है ना कौम को फ़ायदा होता है। इसका हमेशा नुकसान ही हुआ है। वेल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, इनको चलना चाहिए एनी हाउ। और दूसरा सवाल आपने और दूसरी बात आपने की कि इसके ऊपर इसका इम्पेक्ट क्या होगा। सेकंड वन आपने क्या पूछा? जी, ये मैंने यही पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसका प्रेशर लेगी या बल्कि उसका बेनिफिशियरी बन जाएगी? ये तो मेरा नहीं ख्याल उसका कोई प्रेशर लेगी, क्योंकि खान साहब जब से भी ये जो गए हैं जेल में, तो उनको जितना भी इन्होंने कोशिश की है दबाने की और उसको मुकदमात का, तो वो अल्टीमेटली एक कौम का भी एक इंसान ह्यूमन बीइंग का होता है कि सिंपैथीज बढ़ती हैं। किसी भी जो उसको लोग समझते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो गई है, तो उनके खान के कोई इतना इम्पेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ताहम ये बात है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्योंकि विद इन पार्टी पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि कुछ लोग हमारे जो एमएनएज़ हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तो उनके अपने अंदर एक तफरीक मौजूद है, उससे उनको नुकसान यकीनन होगा। वो असद कैसर के ऊपर इल्ज़ाम है, उमर अयूब के ऊपर है कि ये फ़ौज से मिले हुए हैं, तो वो अली अमीन गंडा बॉय के ऊपर भी कहा जाता है। तो पार्टी के अंदर लोग तारिक साहब कोई नाम बता सकते हैं हमें आप, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं इस पर? जी, ये उन्होंने जो असद उमर का कहा, उमर अयूब का कहा, अली अमीन गंडा बॉय का कहा, जो लोग बाकी हैं वो कहते हैं जी इनको हुकूमतें भी मिल गई हैं, सीएम भी बन गए हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, तो ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के इशू बाद से चल रहा है। तो विद इन पार्टी बेचैनी है इन लोगों के ख़िलाफ़ कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारे कुछ लोग जो है ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, तो ये अलबत्ता पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे एक दूसरे के। अभी जो मखसूस ख़वातीन की नशस्तों के ऊपर जो अभी तक नाम मुझे पता है आए हैं, उसमें बड़ी ले दे चल रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी का भी नाम आया है, लेकिन उसके खिलाफ भी एक बड़ा एंटी शाह महमूद साहब एक और बैरिस्टर गोहर ने भी जो आज कहा ना कि इसी से अटेंशन हटाने के लिए इस टॉपिक से मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसके फैसला, ये सब इसलिए ड्रामा रचाया गया है। इज दैट ट्रू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, ये तो मतलब ये ड्रामा इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये बड़ा एक संजीदा मामला है और इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है जैसे तैसे करना है, तो वो तो इश्यूज़ ये तवज्जो हटाने के लिए कोई छोटा मोटा काम हो सकता था, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है पाकिस्तान में। और ये फैसला तारिक साहब मरी में ही हुआ है? जी बिल्कुल। ये बस आज मीटिंग थी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और सीएम की, सिर्फ फैमिली की थी। इसमें कोई पार्टी का कोई तीसरा बंदा चौथा बंदा नहीं था। इससे पहले सैटरडे को शहबाज साहब नवाज साहब मिले थे, दोनों भाई बैठे थे। उन भाइयों की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी को प्रेसिडेंट को फ़ोन किया। ये उस दिन तय हो गया था, सैटरडे को तय हो गया था। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी से पूछ लिया गया था, उन्होंने कहा ऑन बोर्ड है। आज तो इनका पंजाब के इश्यूज़ के ऊपर था, वो कैबिना के ऊपर तोसी के था, तो ये फैसला 2 दिन पहले हो गया था। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है ये नहीं, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सफीना के पास लेके जाती हूँ। सफीना, आपको क्या लगता है, मुख्तलिफ किस्म के बयान हमारे सामने आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। खुर्शीद शाह साहब का अगर बयान अभी का देखा जाए कुछ देर पहले का, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। शर्जील इनाम मेमन की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म का बयान है, विच मीन्स वो ये इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन उसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है। तो पीपल्स पार्टी व्हाट डू यू थिंक एज यूजुअल बैकफुट पे खेल रही है? रज़ा बानी ने भी बयान दिया इस पर, वो भी मुख्तलिफ है उनका तीनों को। जी, रज़ा बयान बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, यही पॉइंट है। सफीना, योर कमेंट ऑन दिस? पहली बात तो पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ा अच्छा जमहूरी प्ले करती है। एक उनका जो रहनुमा होता है वो हुकूमत वक्त के हक में बयान देता है, एक जो रहनुमा होगा वो अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी के हक में स्टेटमेंट देता है, और एक मिला जुला दे देता है। तो पीपल्स पार्टी कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएगी। ये इनकी जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। इनका पास में आप देख लें, कभी भी इनके स्टेटमेंट के बाद जो ये अमल करते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री ऑपोजिट जाके करते हैं। तो मुझे पीपल्स पार्टी के बयानात में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि वो सिंपैथेटिक तरीके से पीटीआई के कारकुनान के साथ अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कोई भी सेटअप चेंज होता है तो उससे सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं होगी, वो पीपल्स पार्टी होगी। तो डेफिनेटली अगर इस सेटअप को हिलाया जाता है तो उसके बाद जो सेटअप है वो झोली में जाके गिरेगा जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो के। तो इसलिए वो बड़ी स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके स्टेटमेंट को ज्यादा आप सीरियस ना लें। अभी ही आप देखिएगा अगर ये फैसला होना है, फिर भी सफीना ना चाहते हुए भी हमें पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़े आईनी ओहदे लेकर हुकूमत का हिस्सा है।
मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि अगर कल को फैसला हो गया जो कि यानी कि हमारी रियासत के ताकतवर लोगों ने फैसला कर लिया कि इनके खिलाफ पाबंदी लगेगी, तो पीपल्स पार्टी अपना पलड़ा उनके ही हिस्से में डालेगी। क्योंकि माजी में हमारी नून लीग ने एमक्यूएम पे पाबंदी लगाई, क्या नाम है, तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाई, नून लीग ने भी माजी में एएनपी के ऊपर भी मेरे ख्याल से, और जो हमारे जब मार्शल लॉ लगते रहे तब तो एक अलहदा से केस है, ये सियासतदान भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करते रहे। तो ये karma.com है जो होता है। और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक चीज चल रही है, हलचल मची हुई है कि शायद उनके कोई मोल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के। एक बात याद रखिएगा, जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं हम उनको एक्सपोज कभी नहीं करते। तो इसलिए अगर कोई शख्स आके तहरीक इंसाफ का बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो मुझे पता होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहती कि उनके लिए जो काम कर रहा हो वो एक्सपोज हो। तो उनको वो पूरा का पूरा फ्री हैंड दिया जाता है ताकि वो बिहाइंड द सीन उनके साथ मिलकर जो गेम करनी होती है वो कर सके। ये जो बुरा बोलना, गालियां देना, ये सब कुछ टॉलरेट होता है। बहुत लेट समझ आया मुझे, मगर अब जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की गेम है वो थोड़ी थोड़ी जैसे पपेट्स कैसे ऑपरेट होते हैं वो मुझे समझ आने लगी है। 3 किस्म की लेयर्स होती हैं। एक ओपनली जो मासूम लोग होते हैं वो आके अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, अपनी पाक अफवाज को डिफेंड करते हैं। एक सियासतदान होते हैं वो बिहाइंड द सीन डील चल रही होती है लेकिन वो एक्सपोज नहीं हो रहे होते, अपनी आवाम के सामने मलाइन नहीं होना चाहते, वो डील के साथ साथ आके एस्टेब्लिशमेंट को भी मिलाइन कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए खेल रहे होते हैं और उनके खिलाफ भी बात कर रहे होते हैं। तो ये जरूर ज़हन में रखिएगा आप लोग। जरूर ज़हन में रखने की जरूरत है। उसामा, आपकी तरफ आती हूँ, क्या ही जरूरत पड़ गई है हमारी फेडरल गवर्नमेंट को इतना डेस्परेट मूव लेने के लिए? आर्टिकल 6 और फिर आर्टिकल 17 का जिक्र हुआ। आर्टिकल 17 को अगर हम देखें, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक ही हमारी हुकूमतें जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं। सो ये इतना डेस्परेट मूव लेना, ये बौखलाहट, ये क्या रिजर्व सीट्स वाले केस के फैसले के बाद से हुआ है या पहले से चल रहा है? यकीनन रिजर्व सीट्स के बाद ही ये सारा इनको लग रहा है कि अभी आखिरी हमारे पास ऑप्शन रह गई है और आप इसको चाहे न्यूक्लियर ऑप्शन कह लें, वो इस्तेमाल करनी है। इससे पहले 2 साल से बातें जरूर हो रही थी लेकिन उनको जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उनको लग रहा था कि जस्टिस काजी फाइसा साहब मौजूद हैं और जहां जहां मुश्किल पेश आती है तो उनको वहां पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। खासतौर पर आपने देखा बल्ले के निशान का जिस तरह का मामला है, उसके बाद से वो काफी उनको नजर आ रहा था कि अच्छा हमारी पोजीशन बड़ी ठीक है, मामला आगे चलेंगे। और ये नून लीग की तरफ से खुद कहा गया था ऑन रिकॉर्ड कि हम इलेक्शंस तब करवाएंगे जब काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब होंगे। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शंस भी हो गए, सारा हुआ, जिन हालात में हुए वो भी सबके सामने है, लेकिन अब सारे पकड़े गए हैं। इलेक्शन कमीशन का आप देख लीजिए हाल, अब ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया है बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इनको बांध दिया है, बता दिया है कि जी तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और अब तक इतलात ये हैं कि जिनको आजाद डिक्लेयर किया गया था उनमें से 41 में से 38 ने अपने बयाने हल्फी जमा करवा दिए हैं। वो जो बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, अब आजाद उम्मीदवार होंगे और वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, वो भी जरा मुश्किल लग रहा है। और इसी वजह से अब ये वाली मूव खेली गई है। अगर वो इतना आसान होता तो कर जाते, और अगर कर भी लेते तो देखिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके लोग, आज वो इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, फवाद चौधरी हों, दीगर जितने भी लोग हैं वो आज कहाँ हैं? कुछ तो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल खामोश हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी हमारी तो सियासत ही इन्होंने बर्बाद कर दी। तो इस वक्त मूड ही कुछ और है। और जो आपने बुनियाद की बात की कि किस वजह से बनाना चाह रहे हैं, उनमें से मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आगे चलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये कहते हैं कि जी ममनुआ फंडिंग का केस है, उसमें अभी तक वो इलेक्शन कमीशन के पास है, वो अभी तक उस पर कोई इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगा कि हाँ जी ममनुआ फंडिंग हो गई और इस पर आप बैन कर दें, आगे करें, वो अभी तक तो वो मामला आगे चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा। तो ममनुआ फंडिंग अभी उस तरह से साबित होना, फिर साबित हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा यह है कि वो उस हद तक ये ममनुआ फंडिंग है, या आपने जो जराए हैं दुरुस्त नहीं थे, बाकी पीपल्स पार्टी नूनी का तो पता नहीं कहां से फंडिंग हो रही थी, तो वो हो सकते हैं। किसी दुश्मन मुल्क के कहने पर आप किस तरह से काम कर रहे थे, ये कैसे साबित होगा? और खास तौर पर ये देखिए कि ये बात साइफर केस में भी हुई और उसका मजाक बन गया कि जी ये दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया। यही बात थी साइफर में। साइफर की बुनियाद पर कहते हैं जी पाबंदी लगानी है, वो भी आप देखिए साइफर केस तो पहले ही खत्म हो चुका। इसी तरह 9 मई के वाकयात की बात करते हैं तो और उसामा, हैरत की बात यह कि साइफर केस पहले ही खत्म हो चुका है तो अता तारड़ को उसको मेंशन करने की क्या ही जरूरत पड़ गई थी? उन्होंने अपनी तौर पे खुद ही वो अदालत बने हुए हैं। इसलिए 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें ज्यादातर तो अभी ट्रायल उस तरह से प्रोसीडिंग ही नहीं हो रही, जुर्म की तरफ अभी मामला ही नहीं गया कि उनके खिलाफ साबित हो जाए और वो सजा काट रहे हो और इतने बड़े पैमाने पर। बाकी आप देखिए कि अजीबोगरीब सोच है कि एक तरफ हुकूमत कहती है हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करना है
और उसके लिए हमें तमाम जमातों को साथ बिठाना है। चीन आया, चीन इस तरह करता नहीं होता, चीन के ये मिजाज के खिलाफ है कि उनके जनाब यहाँ पर वजीर आ रहे हैं, वो यहाँ पर सबको बिठा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब आप आपस में बैठे हैं, सारे इकट्ठे हों, यहाँ पर इस्तेहकाम जरूरी है, फिर मईशत आगे बढ़ेगी। उसके बाद हम ऐलान और इस्तेहकाम की बात से मेरे जहन में सवाल आ गया, उमर की तरफ वो सवाल लेके बढ़ते हैं। उमर, इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे थे इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इलेक्शंस के बाद शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जो कि हमने कुछ हद तक देखना शुरू किया ही था कि हुकूमत खुद ही उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बिल्कुल बर्बाद करके रख चुकी है। उसके बाद इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमी हमारी वो बिल्कुल डूब चुकी है। सो गवर्नमेंट को आई थिंक फोकस वहां पे करना चाहिए कि हमारी मईशत या फिर दहशतगर्दी की हम बात करें, टेररिज्म का जो है वो हाइक हमारे सामने आ रही है। सो ये गवर्नमेंट का ये फोकस गलत तरफ लग गया कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को नीचे कैसे उतारना है। देखिए, होता इस तरह से दुनिया जहान में ममालिक में बहरान आते हैं, बहुत बड़े इश्यूज भी आते हैं, तो उसका एक हल होता है। मिसाल के तौर पे जब हुकूमतें फंस जाती हैं तो जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं या स्टेबल ममालिक हैं वो क्या करते हैं कि वो असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, लोगों से रिव्यू करते हैं कि लोगों से फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं। हम हाल ही में, कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ है। ये जो जिसको आप अदम इस्तेहकाम कह रहे हैं, जिसका आप बहरान कह रहे हैं, क्या है? हम लोगों की विल को, हम लोगों के फैसले को कबूल नहीं करना चाह रहे। लोगों ने जिसको वोट दिया है, हम ये कहते हैं कि भाई चूंकि हमें वो कबूल नहीं है, हमारी जिद है, हमारी अना है, चूंकि हमें वो नापसंदीदा है तो हमें नहीं चाहिए। वरना तो होना ये चाहिए था। मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी जो जनरल सीट्स कौन सी जीत के आई है? आप जरा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने दीजिए, आप बताइएगा सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? आप उसको रगड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, आप उसको पाबंदी लगाने के ऊपर लगे हुए हैं। आप कहते हैं हम जिसके पास अवाम का सबसे ज्यादा मैंडेट है, जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, हम उसको सिस्टम में से आउट करके, हम उसको बंद करके इस्तेकाम लेके आएंगे। भाई आप किस दुनिया में रहते हैं? क्या जो सरमायाकार है वो आपकी बातों में आता तो पिछले 16 महीने में कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है? कितने महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए? ज्यादा नहीं चले हुए। आप अभी तक वादे हमें सुना रहे हैं, उसने वादा कर लिया, उसने प्लेज कर लिया, उसने आज़म का दोहरा दिया है। भाई आपको कोई मुंह नहीं इस तरह लगाएगा। आपके दोस्त आपको कह रहे हैं हाउस इन ऑर्डर करें, अपने घर में इस्तेकाम लेके आए। हाउस को इन ऑर्डर क्या करना है? आप अपने लोगों से लड़ना चाहते हैं? मुझे नहीं कि हमारे जो बड़े हैं उनको ये समझ क्यों नहीं आ रही। हम एक बड़े बहरान से गुजरे हुए 70s में, यही था, हमने लोगों का मैंडेट कबूल नहीं किया। कौमें गलतियों से सीखती हैं। क्या हो जाता कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दिल बड़ा करते, विक्ट्री स्पीच मियां साहब हुसैन मॉडल टाउन के छत के ऊपर खड़े होकर ना कहते, जिसमें वो कह रहे थे कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम उसको भी दावत देते हैं। भाई आपको क्या जरूरत थी? आपको कौम ने मैंडेट नहीं दिया था। मुझे दुनिया जहान के अंदर बताइए कि दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर आने वाली पार्टीज विक्ट्री स्पीच करती हूँ, कोई कहीं पे नहीं होता। लेकिन ये जो कहीं पे ऐसे नहीं होता। लेकिन हमारा अलमिया उमर यही है, हमारे यही है कि ये गद्दारी के मुकदमात तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल आ चुके हैं 2024 में कि हम गद्दारी के आर्टिकल्स को यूज करके गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हम कब तक बांटते रहेंगे, इस पर भी बातचीत होगी नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से।